Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In this lecture we will study zeros of polynomial, relation of those zeros to the coefficients. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन zeros of polynomial से। तो अपन ने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी कर रखा है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपके पास क्या रहता था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता था कि जब आप px के अंदर कोई अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x की वैल्यू आप 1 रखते थे तो कुछ वैल्यू मिलती थी, जिसके बारे में हमने कहा जैसे मान लीजिए कि ये px अगर आपका सपोज x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 है, आपने कहा कि इसकी वैल्यू निकालनी है एट 1, तो आपने x को 1 रखा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू निकल कर क्या आ जाती थी 1 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो p1 की वैल्यू आपके पास -1 हुआ करती थी। लेकिन अगर आप p2 निकालते हैं, p1 निकालते हैं, कोई भी ऐसा x आप रखते हो, ठीक है, कोई ऐसा x रखते हो जिससे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, जिससे इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो जैसे इस केस में अगर हम देखें तो x की कोई रैंडम वैल्यू अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये कब 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे जो दिमाग में आ सकता है जैसे p1 हो गया, p ऑफ -1, p2, p ऑफ -2, इन सबसे शायद ये वैल्यू 0 नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई और पॉलिनोमियल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यही ले लेते हैं हम x² माइनस 4x प्लस 3 सपोज। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें कि वैल्यू एट 0 कितना होगा, तो p0 विल बी इक्वल टू 3, है ना। p0 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 के बराबर आएगी। अगर हम कहते कि p2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो p2 की वैल्यू कुछ आ रही होगी आपकी 4 माइनस 8 प्लस 3, यही आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाती है? -1 के बराबर। लेकिन अभी आपको जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे p3 आप निकालने जाओ, तो p3 अगर आप निकालने जाओगे तो देखो फिर कितनी वैल्यू आ रही है? 9 माइनस 12 प्लस 3, देखो 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से p1 निकालने जाओ तो p1 की वैल्यू कितनी देगा आपको? 1 माइनस 4 प्लस 3, ये भी आपको 0 के बराबर दे देगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो यही स्टेट करता है कि ऐसी x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें जिससे कि इसका आउटकम, ठीक है, 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसी x की वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या समझ में बात आई? जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 या 3 रखने पे अगर हम कहें कि वैल्यू एट 1 इज 0, है ना, वैल्यू एट 3 फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 0, देन दीज 3 and 1 will be called zeros of polynomial, या फिर इसी को कह लें तो एक तरीके से रूट्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 and 1 है, ठीक है, 3 and 1 are called zeros कह लीजिए, zeros of this polynomial px which was equal to x² minus 4x plus 3। ठीक है, इसके जो जीरोस हैं वो आपके क्या है? x² माइनस 4x प्लस 3 के 3 और 1 है। क्यों? इसका मतलब हो गया कि 3 रखने पे वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 रखने पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इट इंप्लाइज p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, p ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू अल्फा और इसी तरीके से एट x इक्वल टू बीटा, तो वैल्यूज आपकी कितनी निकल करके आएंगी? 0 के बराबर निकल करके आएंगी। तो ये मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल्स के जीरोस का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं हम और उसके बाद अपन मेन टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन कह लीजिए, उससे आगे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हमें प्रूव करना है। तो इस बात का मतलब हमने यहीं पे आपको समझा दिया था, यहाँ पे हमने आपको पहले ही कह रखा था ना ये चीज की, अगर अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं तो इसका मतलब है कि p ऑफ अल्फा आपका 0 के बराबर होना चाहिए और p ऑफ बीटा आपका 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 2 ही जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि x इक्वल टू 2 इज अ 0, ये प्रूव करना है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू 2 एक 0 है तो इसका मतलब होगा कि p2 शुड बी इक्वल टू 0, यही क्रॉस चेक करना है। तो अगर हम p2 की वैल्यू यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं तो p2 आपको कितना देगा? 2 into 2 क्यूब प्लस
2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6। ये वैल्यू आपके पास आएगी P2 की, और P2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो यहां से तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6 एंड इट कम्स आउट एज 0। तो आप देख सकते हो कि अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू समथिंग इज अ 0, तो इसका मतलब है वो समथिंग जब हम x की जगह रखें तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल करके आनी चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए। वैल्यू एट 2 शुड बी इक्वल टू 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। वहीं इस क्वेश्चन के लिए देखें, अगर तो हमसे कहा जा रहा है कि x इक्वल टू 4/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x इक्वल टू 4/3 अगर इसका एक 0 है, ठीक है, ये हमें कहा जा रहा है कि अगर x इक्वल टू 4/3 इसका एक 0 है देन फाइंड k। तो अगर x इक्वल टू 4/3 0 है तो क्या होना चाहिए, आप खुद से सॉल्व कर लो। क्या होना चाहिए मतलब इसका मतलब यही होना चाहिए कि भाई p एट 4/3 शुड बी इक्वल टू 0। तो p एट 4/3 हम कैलकुलेट कर लें कि p एट 4/3 कितना आएगा, तो इट विल कम आउट एज 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 4k/3 माइनस 20। यही वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 इंटू यहां से आपके पास कितना आ गया 64/9, तो 64 इंटू 2/9, सॉरी 64 इंटू 2/9 मतलब 128/9 हो गया, माइनस यहां से आपके पास कितना आया 9 और ऊपर से 16, तो 176/9 आ गया, और प्लस 4k/3 माइनस 20। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर ये आपका जीरोस में था, मतलब ये 0 था, तो इसका मतलब p एट 4/3 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आउटकम आपका कितना आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर अपन देखें तो देख सकते हैं 4k/3 आप इसी साइड रहने दो, ये कितना हो गया माइनस 48/9 है ना, और माइनस 20, तो माइनस 228/9 शायद है ना, माइनस 48/9 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 228/9। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी 9 को कट कर देगा 3 टाइम्स, इसने ऊपर साफ कर दिया, k इज इक्वल टू आपका 19 के बराबर आ जाएगा। तो अगर 4/3 एक जीरोस में से है तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 19 के बराबर आनी चाहिए। तो आई गेस आपको जीरोस का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर अल्फा पॉलिनोमियल का कोई जीरोस में से है तो x की जगह अल्फा पुट करने पे आपको आउटकम 0 के बराबर मिलेगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेटेड एट दैट x इक्वल टू अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ दैट अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, आर जीरोस ऑफ दिस fx देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो अब आप इसको खुद से टाइप कीजिए, जीरोस का मतलब क्या है, बस वही हम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार को सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करके मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है 2 और 0। ठीक है, ये दोनों आपके जीरोस हैं, मतलब क्या होगा कि f2 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए और f0 की वैल्यू भी 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो f2 की वैल्यू अगर आपकी 0 के बराबर है ना, तो इससे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कि 2 इंटू 2³ माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, ये आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। तो दिस इज 16 माइनस 20 माइनस 4 है ना, और 2a प्लस b, सो 2a प्लस b इज कमिंग आउट एज 4। ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी। फिर इसके बाद देखिए f0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की जगह अपन 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो 2 इंटू 0³ सब 0 0 0। f0 की वैल्यू तो खैर b के बराबर ही है, और ये भी चूंकि जीरोस में है तो f0 भी आपका 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 है, 2a प्लस b आपका 4 के बराबर है। तो अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली, कि अगर b को आप 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 2 निकल करके आ जाएगी, एंड b इज ऑलरेडी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
तो मतलब कहने का क्या था कि ये तीनों क्वेश्चंस कराने का बस मीनिंग एक ही था, आपको ये समझाना कि जीरोस का मतलब कुछ नहीं है, बस जब हम x की जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 0 के बराबर निकल करके आएगी। ठीक है, तो ये था आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव ऑन करते हैं और वो है कि कोफिशिएंट्स जो है, मतलब जैसे आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, कुछ कांस्टेंट टर्म हो गए, तो इन कोफिशिएंट्स और जो आपके ये जीरोस हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट्स, ये अपन स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर जीरोस और कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या सीन होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा कि आपके पास अगर फैक्टर्स की बात करूं मैं तो आपको पता होता है कि उसके दो फैक्टर्स होते हैं, है ना। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx की प्लस c की बात करूं तो हम कहते हैं कि इसके दो जीरोस या फिर दो फैक्टर्स अगर हम कहें तो दो लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं पर्टिकुलरली, तो मैंने ये कहा कि x इक्वल टू 2 इसका एक जीरो है, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करता है कि x माइनस 2 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस, यही स्टेट करता है। अगर हमने कहा कि x इक्वल टू 0 इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब x माइनस 0 विल बी अ फैक्टर। ठीक है, x इक्वल टू 2 0 है, इसका मतलब x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक मुझसे कही जाए कि एक क्वाड्रेटिक है fx, ठीक है, क्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और इसमें मुझे कहा जाए कि इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। क्या है, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ये दोनों इसके जीरोस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि f अल्फा आपका 0 होगा और f बीटा भी आपका कितना होगा, 0 के बराबर ही होगा। ये बात भी सही है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर इसका अल्फा जो है एक 0 है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, बोल सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे कहा कि x इक्वल टू 2 इसका एक 0 है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर रहा होगा, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फैक्टर थ्योरम भी तो यही था। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते थे और आउटकम कितना निकल करके आता था, 0 के बराबर। तो सेम चीज यहाँ पे भी कि अगर x माइनस अल्फा, और मतलब अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि f अल्फा हमारा 0 के बराबर है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा मेरा एक फैक्टर होगा। f बीटा अगर 0 के बराबर है तो इसका एक फैक्टर x माइनस बीटा भी होगा। तो मैंने ये कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, एक हो गया x माइनस अल्फा, ठीक है, और एक हो गया आपके पास फैक्टर x माइनस बीटा। ये ठीक है, इतनी बात है ना। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसका जिसके दो फैक्टर्स हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, मतलब उसके दो जीरोस होंगे 1 और 2। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की बात करता हूं, ठीक है, अगर मेरा ये fx है ना, तो मुझे पता है कि यहां पे अगर मैं देखूं तो f1 और f2 दोनों 0 के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है, और इसका फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर इसका x माइनस 2 होगा। बात ठीक थी भाई, f1 और f2 दोनों इसके 0 के बराबर है, तो 1 और 2 दोनों इसके जीरोस हैं, और इसका मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। सही था इतनी बात, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लूं px, इसमें मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब देखिए क्या कोई चेंज आ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे भी अगर आप p1 निकालो तो ये क्या है,
P1 की वैल्यू 0 ही आएगी, P2 की वैल्यू 0 ही आएगी। आप कहोगे कि अभी भी इसका फैक्टर क्या है, x-1 और x-2। क्या किया आपने जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी उसको किसी इनिशियल एक्सप्रेशन था उसको आपने किसी 2 से 3 से -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या उससे जीरोस बदल जाएंगे? क्या नहीं बदलेंगे ना, फैक्टर्स तो वही रहेंगे भाई। इसका अगर आप फैक्टर करो तो यही कुछ फैक्टर निकल करके आएगा ना, ठीक है। ये चीज को ऐसे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो P1 P2 ये सब आपके 0 के बराबर है, यहाँ पे भी 0 के बराबर है। मतलब आपने पूरी इक्वेशन को अगर 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को आपने 2 -2 3 -3 5 से 7 से किसी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1/6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो उससे आपका फैक्टर थोड़ी ना चेंज होगा, फैक्टर्स आपके वही रह जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको जो लीडिंग कोफिशिएंट्स है, लीडिंग कोफिशिएंट्स अपन किसको बोलते थे, जो हाईएस्ट पावर वाली मल्टीप्लिकेशन में टर्म थी, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास ए है, आपको इस ए को इक्वेट कराना पड़ेगा दोनों ही साइड में। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इस साइड में 1 आएगा, है ना, ओपन करने पे। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ए के बराबर आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, ए चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है। तो दोनों चीजें सेम तो नहीं हो सकती, आपको इक्वेट कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x+2 है, आपके फैक्टर्स x-1 और x-2 आए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, 1 था। तो आप एक तरीके से इफेक्टिवली कह सकते हैं कि ये चीज आपकी ऐसी कुछ लिखी हुई है। जबकि इस केस में कहूं मैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक 2 आपको बाहर लगाना पड़ रहा है, आपने -2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा होता तो आप -2 बाहर लगाते। तो मतलब क्या है कि अगर आप इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए रख रहे हो तो आपको इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बस ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के में से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का जुगाड़ हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेला था, a मल्टीप्लाई होकर के a इंटू एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम कोफिशिएंट्स बाकियों के भी कंपेयर करना शुरू करें तो आप देखो, ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई है कि लीडिंग कोफिशिएंट से फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टर आपका पहले की जैसा ही है। अब यहाँ पे आपके पास अगर इस पोर्शन को मैं फर्दर आगे ले जाता हूँ, आपके पास लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें आपके पास कह रहे हैं हम कि दो फैक्टर्स ऐसे आएंगे। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो, क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये बन जाएगा टर्म, है ना। अब आप देखो, अगर आपके पास ये टर्म बन गई, ठीक है, ये आपके पास टर्म बन गई, कोफिशिएंट्स आपने कंपेयर किए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट इधर b दिख रहा है, आपको इधर क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट माइनस a अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म c दिख रही है, और यहाँ पे आपके पास a इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपके पास यहां से दो चीजें निकल करके आ जाएंगी कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, -b/a के बराबर है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना है, c/a के बराबर है। तो यहां से आपके पास निकल करके आता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा ये आपके जीरोस थे, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, -b/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, तो वो c/a के बराबर होगा। -b/a का मतलब क्या है, b क्या था आपका, x का कोफिशिएंट था, तो आप इसको कह सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और ऐसे ही यहां पे भी कोफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, हमने कहा कि कुछ नहीं करना है आपको जीरोस जो थे उनसे फैक्टर आप बता सकते हो, ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मेरे फैक्टर्स होंगे, दो ही फैक्टर होंगे ना क्वाड्रेटिक के, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। तो उसके साथ में हमने a लगा दिया, किस लिए, बस बैलेंस करने के लिए इस लीडिंग कोफिशिएंट को। जब हमने एक बार लीडिंग कोफिशिएंट को बैलेंस कर लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस आपका -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका c/a के बराबर होगा, ठीक है।
तो अब जैसे ये क्वाड्रेटिक के लिए हमने बात करी है, ठीक है, ऐसी ही बात हम कुछ क्यूबिक के लिए भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्यूबिक के लिए सेम चीज अगर हम देखें, है ना, क्यूबिक में क्या चीज आएगी, और उसके हिसाब से हम क्यूबिक ही नहीं, किसी भी हायर ऑर्डर मतलब हायर डिग्री, है ना, उसका भी हम डिस्कशन उसी के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है, उसी पैटर्न को एनालाइज करते हुए। ओके, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक दी हुई है, सपोज आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, और इसका मैं कहूं कि इसके जीरोस हैं आपके पास अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, होंगे कि नहीं? ये मतलब होता है ना जीरोस का, कि अगर हमारे पास ये हमारा मान लीजिए पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है, तो ये जीरोस हैं, दैट मीन्स कि हमारा p ऑफ अल्फा जीरो रहा होगा, p ऑफ बीटा जीरो रहा होगा, p ऑफ गामा जीरो रहा होगा। सही है इतना? ये बात ठीक? तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो आपके पास ये जो px आपको दिख रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके आपके पास फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इसके आपके पास फैक्टर्स क्या क्या हो गए, यहां पे आपके पास एक आ गया x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, आ गया कि नहीं, है ना। और फिर से वही बात कि अब हमें लीडिंग कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करें बैलेंस, तो हमने यहां से देखा ये x³ का कोफिशिएंट अगर इसको मल्टीप्लाई करके मैं देखूं तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, और यहां पे x³ का कोफिशिएंट a दिख रहा है, तो कुछ नहीं, वही लीडिंग कोफिशिएंट को उठाओ और यहां पे डायरेक्टली रख दिया। अब जब एक बार इसको रख दिया तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कैसे करते हैं, करा था हमने क्वाड्रेटिक के लिए, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करा था, सेम वही काम यहां पे भी करेंगे हम। यहां पे देखिए आपके पास क्या सिचुएशन आएगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये तो आपका लेफ्ट साइड में है ही पहले से। इधर अगर आपने ओपन किया तो आपके पास बनेगा a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x, तो ये माइनस साइन मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x, प्लस आपके पास क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x² आएगा, ठीक है, और फिर एक माइनस साइन आएगा और उसके साथ होगा अल्फा बीटा गामा, पूरा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है। इस सब का मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए आपके पास इसके अलावा और कोई टर्म आ रही है क्या, अल्फा x बीटा x गामा x, अल्फा बीटा x², बीटा गामा x², गामा अल्फा x², और एक टर्म यहाँ पे है जो कि x से फ्री है, वो है अल्फा बीटा गामा नेगेटिव साइन के साथ। सही है इतना? आप चेक कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देख लो अपने मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए यही टर्म बनेगी। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो आप देख सकते हो x³ का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ भी a है, x² का कोफिशिएंट कंपेयर करो, भाई जो चीज यहाँ लिखी गई है वही यहाँ पे भी लिखी गई है ना, दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं, एक को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया गया है और एक आपका पूरा एक्सप्रेशन है। जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 लिखूं मैं, या फिर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लिखूं, बात तो बराबर ही है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे टर्म जनरेट हो रही है वही इधर भी होनी चाहिए, इसीलिए हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि x² का कोफिशिएंट है b, है ना, x² का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे x² आएगा, यहाँ x, मैंने कुछ मिस्टेक कर, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट इधर आएगा b, और आपके पास इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है ना, माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है कि नहीं। x का कोफिशिएंट देखिए, यहां आपका c है और यहां आपका क्या है a, इसको ना भूलें, और साथ में ये पूरा, तो आपके पास c जो है इधर, वो इधर क्या है, a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, और
फिर देखें कांस्टेंट टर्म आपके पास जो x से फ्री है वो क्या है, t, और यहाँ पे आपके पास a माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे है माइनस a अल्फा बीटा गामा। सही है, ये तीनों आपके पास एक्सप्रेशन बन गए। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली वाली इक्वेशन से आप बता सकते हो क्या कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका माइनस बी बाई ए के बराबर। फिर आप देखो दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ये क्या दे रहा है आपको, सी बाई ए के बराबर। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपके पास है अल्फा बीटा गामा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी बाई ए के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या बोले, ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन पेयर वाइज। ठीक है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम एक तरीके से आपके पास क्या रहेगा, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितने टर्म्स थे उनके पेयर्स बनाते गए, भाई अल्फा बीटा गामा तीन चीजें थी, कितने पेयर बनेंगे, या तो अल्फा बीटा, या तो बीटा गामा ले लो, या तो गामा अल्फा ले लो। तो सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, तो ये आपका सी बाई ए के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास ये सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दिस इज सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया पॉलिनोमियल्स के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता रहा होगा, यहाँ पे हमें क्यूबिक के लिए भी क्या पैटर्न होता है वो अपने को देखने को मिल गया है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड ये क्यूबिक है, 4 डिग्री का है, nth डिग्री का है, हमारे पास मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम सारे फैक्टर्स ऐसे ही बना करके लिख देंगे, और बस लीडिंग कोफिशिएंट जो इधर रहेगा उसी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। इससे हमारे पास जब कंपेयर कर रहे होंगे कोफिशिएंट्स को, तो सारे टर्म्स अपने पास अचानक से निकल करके आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक के लिए भी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक के लिए आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते थे, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो या तो एक एक जीरो एक बार लिया जाए, मतलब अल्फा और बीटा, और उनके बीच में सम का साइन लगाया जाए। ठीक है, एक तरीका ये था, और या तो दोनों के दोनों ले लिए जाए, तो दोनों के दोनों ले लोगे तो फिर तो कुछ सम बनाने के लिए और कुछ बनेगा नहीं, है ना। अल्फा और बीटा से क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो अल्फा और बीटा अलग अलग हो, उनके बीच में हमने एडिशन लगा दिया, और या तो दोनों को एक साथ ले लिया तो प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हमने एक तरीके से दोनों को एक साथ कंसीडर कर लिया। तो ये आपका था माइनस बी बाई ए, और ये था आपका सी बाई ए, मतलब ये क्या था, माइनस क्या था, ये देखिए ध्यान से कि ये एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना पड़ रहा है, उससे एक कम वाली डिग्री। ठीक है, एक्स की पावर 1 पे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई अपना जो भी लीडिंग कोफिशिएंट कह लीजिए इसको, है ना, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पहले हम एक्स स्क्वायर से एक स्टेप नीचे आए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखा था, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे हमने कहा इसको कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। क्यूबिक के लिए क्या हुआ, क्यूबिक में भी पैटर्न समझने की कोशिश करना, सब में कोरिलेट करते हुए। अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जीरोस थे अल्फा, बीटा और गामा, तो आपके पास सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, इसकी वैल्यू निकल करके आ रही है आपके पास माइनस बी बाई ए आ रही थी। कैसे हुआ ये, आप देखो अल्फा बीटा गामा से क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या तो सबको एक एक बार ले लो, ले लिया और बीच में एडिशन का साइन डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, माइनस। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ किसका यूज किया जा रहा था, एक्स स्क्वायर का, एक स्टेप नीचे, मतलब भाई लीडिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब है, मतलब हाईएस्ट पावर तो वही है, उससे एक नीचे आए तो हमें सम मिल गया, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। इसी तरीके से अगर हम एक एक टर्म और लेते जाएं तो इसमें अगला क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने तीन चीजें थी, एक एक लिया है, दो ले सकते थे। तो आपने कहा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिल गया था हमें, और इसकी वैल्यू कितनी थी, c बाई ए के बराबर। तो इसके लिए कैसे आए थे हम, c का मतलब क्या है, जब एक एक अल्फा लिया था, मतलब एक एक जीरो को लिया था, अल्फा बीटा और गामा, तो हम एक स्टेप नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खोज रहे थे। एक स्टेप नीचे मतलब किससे, एक स्टेप जो लीडिंग कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब है ना आपका, यहाँ पे एक्स क्यूब का लीडिंग कोफिशिएंट लगा हुआ है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर से एक स्टेप नीचे, मतलब एक्स क्यूब से एक स्टेप नीचे एक्स स्क्वायर को खोज रहे थे हम। जब हमने दो दो चीजें ले ली तो हम उस हाईएस्ट पावर से दो स्टेप नीचे आ जाएंगे। दो स्टेप नीचे आने का मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब से एक स्टेप नीचे एक्स स्क्वायर, उससे एक स्टेप नीचे एक्स की पावर 1, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे साइन जो है इस बार कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मतलब इस बार क्या था, पहली बार एक एक लिया था हमने तीनों में से, ठीक है, तीन रूट्स मतलब तीन जीरोस थे, एक में से एक एक का यूज किया था। अगली बार हमने दो दो का यूज किया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और बीच में सम का साइन बना देंगे। और अगली बार हमने सबको एक साथ ले लिया, जब सबको एक साथ ले लेंगे तो सम बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने दोनों के दोनों को ले लिया था तो किसके साथ ऐड करें, वैसे यहाँ पे हमने तीनों को ले लिया तो किसके साथ ऐड करें, तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपका माइनस डी बाई ए आता था, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है, डी। तो अब जब आप इन तीनों को ले रहे हो तो तीन स्टेप नीचे आते हो, जैसे यहाँ पे एक को ले रहे थे तो एक स्टेप नीचे आते थे, एक्स स्क्वायर को खोजते थे। जब यहाँ दो को लेने लग गए तो अब दो स्टेप नीचे आने लग गए, एक्स की पावर 1 को खोजने लग गए। अब किसको खोजेंगे, तीन स्टेप नीचे आएंगे, तो एक्स क्यूब से तीन स्टेप नीचे मतलब एक्स की पावर 0 मतलब कि कांस्टेंट टर्म को खोजोगे। तो यहाँ आ गया आपका माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। और इस तरीके से आप किसी भी हायर पावर्स के लिए भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ये बात अगर अगला वाला स्टेप आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, जिसको हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है, जेईई की प्रिपरेशन के दौरान। तो अगला अपना 5 मिनट का स्टेप होगा, 5 मिनट की चीजें भी नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए इस पैटर्न को देखते हुए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी से क्या था, हमने कहा कि जब एक एक को यूज किया, दो दो को यूज किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 4th डिग्री भी रहती, ठीक है, 4th डिग्री रहती, सपोज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ऐसी चीज रहती, और इसके रूट्स होते, मान लीजिए इसके जीरोस होते अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या क्या करते हैं आप, पहले तो सबको एक एक बार लिख करके, तो सबको एक एक बार लिख लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए जब आप एक एक ले रहे हो तो आप क्या करते हो, एक स्टेप नीचे की चीज खोजनी शुरू करते हो। तो एक स्टेप नीचे कौन है, तो x4 से एक स्टेप नीचे x क्यूब है, x क्यूब का आपने कोफिशिएंट खोजना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। देखो वहां पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, स्टार्ट होगा नेगेटिव से, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसा ही पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, किसी भी पावर के लिए बात कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक एक लिखा, तो एक स्टेप नीचे वाली चीज खोजेंगे, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमने खोजना शुरू कर दिया, माइनस बी बाई लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, सही है बात। अब दो दो अगर मान लीजिए लेते हैं हम, ठीक है, दो दो लेते तो क्या क्या टर्म्स बनती, सोचो पहले, इसमें से दो दो चीजें एक साथ क्लब करने की कोशिश करो। तो अल्फा और बीटा को एक बार ले लिया, अगली बार मैंने बीटा और गामा को ले लिया,
अगली बार मैंने गामा और डेल्टा को ले लिया, अगली बार मैंने अल्फा और डेल्टा को ले लिया, अगली बार मैंने बीटा और डेल्टा को ले लिया, ठीक है, बीटा और डेल्टा। और कोई कॉम्बिनेशन, अल्फा और गामा को ले लिया, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इन सब के बीच अगर मैं प्लस साइन लगा दूं तो मैंने क्या किया, दो चीजें क्लब करी हैं। जब दो चीजें क्लब करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लब करी थी, यहाँ पे दो चीजें क्लब करी। जब दो चीजें क्लब करूंगा तो मुझे 2 स्टेप नीचे जाना होगा। 2 स्टेप नीचे मतलब 4 से 2 नीचे जाओ, 2 पे जाओगे। पहला निगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लगता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, c डिवाइडेड बाई a। इसको खोजेंगे हम, इससे 2 स्टेप नीचे वाली चीज, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खोजेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। अब 3 को क्लब करें, ठीक है, 4 चीजें है ना, तो 3 को भी क्लब किया जा सकता है। तो एक बार मैंने अल्फा बीटा गामा को ले लिया, अगली बार मैंने बीटा गामा डेल्टा को ले लिया, अगली बार मैंने अल्फा गामा डेल्टा को ले लिया, अगली बार मैंने अल्फा बीटा डेल्टा को ले लिया। तो अब ऐसे करके मेरे पास 4 चीजें आ गई, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या इनमें से? नहीं बन सकता। 4 में से आप 3 देखो, यही तरीके मिलेंगे आपको बस। तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आपके पास कितना आएगा वो देख लीजिए। अब पहला निगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव है, तो तीसरा निगेटिव होगा। 3 को क्लब कर रहे हो ना, 3 को क्लब कर रहे हो तो कितने स्टेप नीचे जाओगे, 3 स्टेप नीचे। तो 4 से 3 स्टेप नीचे क्या मिलता है, 1। तो इसको फोकस करना है आपको, x की पावर 1 के कोफिशिएंट को, ठीक है। x की पावर 1 का कोफिशिएंट कौन है, p है, लिख दिया, ठीक है। डिवीजन में आपको लीडिंग कोफिशिएंट लगाना होगा, उसका ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फिर आप देखिए, अगर मान लीजिए अब आप 3 को ले चुके, 2 को ले चुके, 1 को ले चुके, अब आप 4 को ले लो। 4 को लोगे तो भाई एक ही टर्म बनेगी ना, और कोई टर्म थोड़ी ना बन जाएगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चारों की टर्म आपने एक साथ ले ली। अब चारों की टर्म्स अगर आपने एक साथ ले ली तो अब आप यहां पे देखिए 4 स्टेप नीचे जाना होगा। यहां से 4 स्टेप नीचे मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आपका कौन आएगा, e आएगा, ठीक है। और डिवीजन में a, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, देख लो अल्टरनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हायर पावर्स के लिए भी आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके जीरोस थे, आपने कहा एक एक लिखूंगा मैं, अगर सबका सम करूंगा तो मुझे एक स्टेप नीचे की चीज को खोजना होगा, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को खोजना होगा। एंड आई विल स्टार्ट विद दिस माइनस साइन, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 2 को क्लब करोगे तो 2 क्लब करने के लिए आपको 2 स्टेप नीचे मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खोजना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 को क्लब करोगे तो आपको इससे 3 स्टेप नीचे मतलब x की पावर 1 के कोफिशिएंट को खोजना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में ये, इसके लिए आपको कांस्टेंट टर्म को खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी हायर पावर के लिए आप चीजें जनरेट कर सकते हो, ठीक है। n के टर्म्स में यही चीज हम स्टडी करते हैं जब अपन 11th 12th के अंदर हम लोग बीटास फॉर्मूला या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस करते हैं। पैटर्न यही चीज है, सेम यही चीज आपको फॉलो करनी होती है। अभी से समझ लीजिए अगर इस पैटर्न को आप तो वेल एंड गुड, लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कम से कम ये दोनों तो आपको अभी से प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का तो जो लेक्चर था हमारा वो इनके रिलेशंस हमने एस्टैब्लिश किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।